निचोड़ सीरीज के अंदर हमारा दूसरा जो लेक्चर है वो है टोमेटो का। देखिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। बॉटनिकल नेम, टमाटर की जो बॉटनिकल नेम है, आजकल दो बॉटनिकल नेम चलन में हो गए हैं। एक तो है अभी सोलेनम लाइकोपर्सिकम और एक है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। दोनों को आप लिख लीजिए, सोलेनम लाइकोपर्सिकम और एक है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ये तो भाई इसका बॉटनिकल नेम हो गया। फैमिली की बात करें तो वो है सोलेनेसी, सोलेनेसी ये होगी भाई इसकी फैमिली। टमाटर के ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन है पेरू। पेरू लिखिए या फिर आप यहां पर साउथ अमेरिका भी लिख सकते हैं। तो पेरू और साउथ अमेरिका ये दोनों ही लिख लीजिए, ये हो गया। क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो ये नॉर्मल डिप्लॉयड है और इसमें 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 24 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। एरिया प्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एरिया प्रोडक्शन जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से, क्योंकि ये भाई डायनामिक चीजें हैं। स्टैटिक पोर्शन तो है नहीं कि हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज होते रहते हैं। अभी हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ, एक साल बाद फिर चेंज हो जाए, एक साल छोड़ो अगले महीने ही चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हमेशा कभी भी एग्जाम देने, कोई भी एग्जाम देने आप जाते हो तो एरिया प्रोडक्शन वाले डाटा को हमेशा चेक करके ही जाओ कि उसमें कहीं कुछ बदलाव तो नहीं हो गया है। तो भाई यहां पर एरिया प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आलू के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है वो टमाटर ही है। एरिया की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं तो चाइना यहां पर नंबर 1 है, एरिया के अंदर भी और प्रोडक्शन में भी। तो एरिया और प्रोडक्शन दोनों में चाइना आगे है। और इंडिया, जैसे आलू के केस में था, यहां पर इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पर है एरिया और प्रोडक्शन में। इंडिया की अगर बात की जाए, इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर भाई आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश ये फर्स्ट रैंक पर है, ये नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश इंडिया के अंदर। प्रोडक्टिविटी को लेकर के बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हमको कर्नाटक में देखने को मिलती है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ये हमें देखने को मिलती है कर्नाटका के अंदर। ठीक है जी, ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा और समय समय के साथ ये अपडेट भी होता रहता है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग टोमेटो फ्रूट के न्यूट्रिशन को लेकर के। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में इसको भी बड़ा हाईलाइट करके बताया गया है, तो मैं भी आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो प्रॉपर इसका निचोड़ है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि टमाटर जो है आप सबको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड फ्रूट यही है, या प्रोसेस्ड वेजिटेबल यही है। टमाटर के जितने प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं उतना किसी के नहीं मिलते होंगे। तो इसके अंदर भी कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो थोड़ा जानना जरूरी है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें टोटल शुगर की, कितनी शुगर पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है 3 से लेकर के 4%, 3 से 4% इसके अंदर शुगर पाई जाती है। टोटल सॉलिड इसके अंदर कितना है, तो टोटल सॉलिड इसके अंदर पाया जाता है 4 से लेकर के 7% तक, 4 to 7% इसके अंदर टोटल सॉलिड है। इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड, अभी एस्कॉर्बिक एसिड जो परसेंटेज में नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बात करेंगे मिलीग्राम में पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल फ्रूट्स। यानी कि मान लीजिए टमाटर है, उस टमाटर का हमने एडिबल पार्ट ले रखा है, 100 ग्राम हमने एडिबल पार्ट लिया है टमाटर का, तो उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा 15 से 30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल। ध्यान रखिएगा ये एडिबल पार्ट होता है, कभी भी इस तरह का कभी डाटा मिलता है तो हमेशा एडिबल पार्ट जो खाने वाला हिस्सा उसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम बात करें लाइकोपीन की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइकोपीन। और इसी लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन क्या है, एक पिगमेंट है, ये पिगमेंट ही तो रेस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि टमाटर को जो लाल रंग होता है बेसिकली वो किसकी वजह से होता है, तो वो इसी लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से होता है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर, तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से। तो ये लाइकोपीन कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 6 से लेकर के 8 मिलीग्राम तक पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल पार्ट। तो जो एडिबल पार्ट है 100 ग्राम एडिबल पार्ट में 6 से 8 मिलीग्राम तक हमको लाइकोपीन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमको यहाँ पर बीटा कैरोटीन भी देखने को मिलता है। कई बार टमाटर जो है वो आपको
पीले कलर में या ऑरेंज कलर में भी देखने को मिलते हैं। ये बीटा कैरोटीन भी क्या है, एक पिगमेंट है, और इसकी वजह से ये रेस्पॉन्सिबल होता है ऑरेंज कलर के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑरेंज कलर। ठीक है, तो कभी भी ऑरेंज कलर की बात हो तो उसमें बीटा कैरोटीन रेस्पॉन्सिबल है। और ये पाया जाता है आपका, ये तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, ये आपको 20 से लेकर के 50 मिलीग्राम तक देखने को मिलता है, 20 to 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल पार्ट। क्लियर, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्लाइमेट पर और सॉइल पर। क्लाइमेट एंड सॉइल की बात करें, सबसे पहले हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं। तो टमाटर जो है वो एक वार्म सीजन वेजिटेबल है, इसको गर्मियां ज़्यादा पसंद है। इट इज़ अ वार्म सीजन वेजिटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टमाटर कैसा है, एक वार्म सीजन वेजिटेबल है। इसके कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स कल्टीवेशन, तो बिल्कुल ये जो डाटा है वो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के अकॉर्डिंग ही है। ये है 15 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। 15 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसके कल्टीवेशन के लिए। सॉइल की बात की जाए तो जो सबसे बेहतरीन सॉइल मानी जाती है वो है सैंडी लोम सॉइल। टमाटर के कल्टीवेशन के लिए सबसे बढ़िया सॉइल कौन सी मानी जाती है, सैंडी लोम सॉइल मानी जाती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भरपूर मात्रा में होना चाहिए, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर खूब भरपूर मात्रा में होना चाहिए। पीएच की बात करें इस सॉइल में तो वो होना चाहिए 7 से लेकर के 8.5 तक, यानी कि ये एल्कलाइन सॉइल को या मॉडरेटली एसिडिक तो नहीं कह पाएंगे अपन, एल्कलाइन सॉइल के लिए ये काफ़ी ठीक ठाक है, टॉलरेंट है। तो ये लिख सकते हैं आप, इस पॉइंट को भी मेंशन है उसके अंदर भी, इट कैन टॉलरेट मॉडरेट एसिडिक एंड सेलाइन कंडीशन। तो मॉडरेट एसिडिक और सेलाइन कंडीशन के लिए ये टॉलरेट कर सकता है। ठीक, ये इतनी बातें याद रखिए आप क्लाइमेट और सॉइल में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की। अब देखिए यहाँ पर जो वेराइटीज़ है ना, उसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है भाई डिटर्मिनेट, एक है भाई इनडिटर्मिनेट। 2 वैरायटी है इसमें, एक डिटर्मिनेट वैरायटी होती है, एक इनडिटर्मिनेट वैरायटी पाई जाती है। डिटर्मिनेट वैरायटी में वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, लिमिटेड होती है, और इनडिटर्मिनेट वैरायटी में जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो बेसिकली आपकी जो पॉली हाउस वगैरह होते हैं उनमें ज़रूरत पड़ती है, स्टैकिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। चलिए काम की बात पर आते हैं। डिटर्मिनेट वैरायटी में एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कौन कौन सी वैरायटी इसमें है। तो इसमें एक बड़ी पॉपुलर वैरायटी है पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा अर्ली ड्वार्फ, बहुत पॉपुलर वैरायटी के नाम ही बताऊंगा, वैसे वैरायटी बहुत है इसके अंदर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है केवल और केवल उन्हीं की चर्चा होगी। तो पूसा अर्ली ड्वार्फ है, पूसा सदाबहार है, पूसा सदाबहार है, पूसा उपहार है, कैसे सुंदर सुंदर नाम है भाई, पूसा सदाबहार, पूसा उपहार। एक आपका पूसा शीतल है, पूसा शीतल है, ये फ्रॉस्ट टॉलरेंट है। इसके अलावा एक पूसा गौरव है जो प्रोसेसिंग के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, पूसा गौरव, पूसा गौरव ये लिख लीजिए फॉर दी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए वैरायटी बहुत अच्छी है। सॉरी। और एक इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, यूएसए से लाई गई है, रोमा वैरायटी, रोमा ये इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी यूएसए, तो यूएसए से इंट्रोड्यूस्ड की गई है। ये भी प्रोसेसिंग के लिए बढ़िया वैरायटी मानी जाती है, ये भी प्रोसेसिंग के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा एक पंजाब छुआरा है, पंजाब केसरी है, पंजाब छुआरा, ठीक है, पंजाब केसरी, तो पंजाब छुआरा और पंजाब केसरी। और भी है, ये इतनी वैरायटी खत्म नहीं हुई, वैरायटी की तो इसमें लिमिट नहीं है, बहुत वैरायटी है, लेकिन ये मैंने कुछ चुनिंदा और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज आपको बताई हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बीएससी वाले बच्चों के लिए सफिशिएंट है, इतनी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट वैरायटी।
इनडिटर्मिनेट वैरायटी में देखो एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है पूसा रूबी का। पूसा रूबी, पूसा रूबी एक बड़ी पॉपुलर वैरायटी है, प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है ये, फॉर दी प्रोसेसिंग पूसा रूबी वैरायटी होगी। इसके अलावा अर्का नाम की वैरायटी है, जैसे अर्का विकास है, अर्का विशाल है, ये भी लिख लीजिए, अर्का विकास, अर्का विशाल। एक पंथ बहार वैरायटी है इसके अंदर, ये भी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है इसकी, पंथ बहार वैरायटी। और इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी भी है, एक सियोक्स वैरायटी आती है, एक बेस्ट ऑफ ऑल वैरायटी है। एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे लाइन खींच देते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब अगली स्लाइड में लिख लेते हैं कुछ और वैरायटीज़ के नाम। हम किस वैरायटी के नाम लिख रहे हैं? इनडिटर्मिनेट वैरायटी के नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो सियोक्स हो गई, सियोक्स है। एक वैरायटी है बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ ऑल। ये दोनों की दोनों इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। और कहाँ से आई है भाई? ये अमेरिका से आई है, यूएसए से लाई गई वैरायटी है। इसके अलावा कुछ सेमी डिटर्मिनेट भी होती हैं, जैसे अर्का सौरभ, एक लिखिए भाई, सेमी डिटर्मिनेट है, मतलब ये पूरी तरह से डिटर्मिनेट भी नहीं है और पूरी तरह से इनडिटर्मिनेट भी नहीं है, ये बीच की कैटेगरी में फंस गई। ये बीच की कैटेगरी बड़ी बेकार होती है, ये सेमी इनडिटर्मिनेट हो गई, जिसमें अर्का सौरभ, अर्का मेघाली है, ये सब इसके अंदर है। एक है अर्का सौरभ वैरायटी है, ठीक है, सौरभ वैरायटी है। एक अर्का मेघाली वैरायटी है, अर्का मेघाली। एक पूसा रोहिणी वैरायटी है, ये भी लिख सकते हैं आप, पूसा रोहिणी। ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखो सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी के अंदर। पॉली हाउस के लिए एक वैरायटी बड़ी पॉपुलर दी हुई है इसमें हैंडबुक में, पंथ पॉली हाउस टोमेटो हाइब्रिड 1। इतना बड़ा नाम, हाउ, इतना बड़ा नाम है इसका, क्या है? पंथ पॉली हाउस हाइब्रिड, टोमेटो हाइब्रिड है, सॉरी, पॉली हाउस टोमेटो हाइब्रिड 1, टोमेटो हाइब्रिड 1, इतना लंबा नाम, पंथ पॉली हाउस टोमेटो हाइब्रिड 1। एक अर्का रक्षक और अर्का सम्राट, इनके बारे में भी लिखो। एक है अर्का रक्षक वैरायटी और एक है अर्का सम्राट वैरायटी। तो अर्का रक्षक और अर्का सम्राट, इस पर लगाओ IMP, ये भी बड़ी पॉपुलर वैरायटी है। ये जो 2 वैरायटी हैं आपकी, अर्का रक्षक और अर्का सम्राट, ये ट्रिपल डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। कैसी है भाई? ट्रिपल रेजिस्टेंट वैरायटी, ट्रिपल डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी, मतलब 3 बीमारियों के लिए रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कौन कौन सी है वो 3 बीमारी? एक लीफ कर्ल, बैक्टीरियल बिल्ट, लीफ कर्ल के लिए है, बैक्टीरियल बिल्ट के लिए है, सॉरी, और ब्लाइट डिसीज के लिए है, ब्लाइट डिसीज। तो ये 3 बीमारियां हैं, इन तीनों बीमारियों के लिए रेजिस्टेंट हैं। कौन कौन सी? अर्का रक्षक और अर्का सम्राट। ये वैरायटी भी आपकी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर मेंशन है और ये पॉइंट भी मेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग कल्टीवेशन पर। कल्टीवेशन में सबसे पहले देखो भाई, इसका जो प्रोपागेशन होता है ना, वो सीड के द्वारा होता है। कैसे होता है भाई? सीड के द्वारा। अब सीड के द्वारा होता है तो सीड रेट याद रखो। अब इसके सीड रेट में ना देखो आपको बहुत अंतर देखने को मिलता है। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में जाओगे तो सीड रेट अलग मिलेगी, कॉम्पिटिटिव बुक जो है उनके अंदर सीड रेट अलग है। जैसे कॉम्पिटिटिव बुक के हिसाब से बात करें तो नॉर्मल जो वेराइटी होती है उनकी सीड रेट 350 से 400 ग्राम है, और जो हाइब्रिड है उनकी सीड रेट 100 से 150 ग्राम है। ये कॉम्पिटिटिव बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन चूंकि अपनी तो सीरीज का नाम ही क्या है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर निचोड़, तो उसके हिसाब से चलें। तो वो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है इसमें 2 मेथड दिए गए हैं। एक तो है भाई पोर्ट्रे मेथड, एक कौन सा मेथड है भाई? पोर्ट्रे मेथड। पोर्ट्रे मेथड जो है इसमें लगभग 75 ग्राम सीड की जरूरत पड़ती है 1 हेक्टर में बस, यानी पोर्ट्रे मेथड के अंदर जो सीड रेट है वो मात्र 75 ग्राम है पर हेक्टेयर, केवल इतनी सीड रेट यहां पर चाहिए। और स्पेसिंग लगती है यहां पर 120 से 145। पोर्ट्रे मेथड में जो स्पेसिंग है वो 120 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, तो स्पेसिंग यहां पर काफी ज्यादा है।
सॉरी, और प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो वो है केवल 18,000 प्लांट पॉपुलेशन। ये केवल 18,000 प्लांट्स यहां पर चाहिए पर हेक्टेयर में। ठीक है, ये 75 ग्राम है पोर्ट्रे मेथड में। फिर हम बात करें रेज्ड मेथड, रेज्ड बेड मेथड, जिसको पूरा कहते हैं अपन लोग फ्लैट एंड रेज्ड बेड मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड भी है। इस मेथड की बात करें तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर कहता है, अब देखो नॉर्मल जो अपनी मैंने जैसे बताया कॉम्पिटिटिव बुक है उनके अंदर तो भाई 300-350 से लेकर के 400 ग्राम दी हुई है नॉर्मल वेराइटी के लिए, और हाइब्रिड के लिए दी है 100 से 150 ग्राम। तो जो कॉम्पिटिटिव बुक में हाइब्रिड की दी है ना 100 से 150 ग्राम, लगभग उसी हिसाब से इसमें भी है, लेकिन उसमें 100 से 150 नहीं है। इसके अंदर 100 से लेकर के 125 ग्राम दी हुई है। ये हाइब्रिड के लिए है, ध्यान रखिएगा, फॉर दी हाइब्रिड वेराइटी। तो टमाटर की जो हाइब्रिड वेराइटी है उनकी सीड रेट यहाँ पर मेंशन है 100 से लेकर के 125 ग्राम। इंपॉर्टेंट है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो प्रेफरेंस आपको फिर इसी को देना पड़ेगा, इससे बढ़ के तो कुछ है नहीं। ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज की बात करें तो उसमें है 200 से लेकर के 250 ग्राम, 200 से लेकर के 250 ग्राम पर हेक्टेयर। यह है ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी। तो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी के लिए 200 से 250 ग्राम पर हेक्टेयर है, और हाइब्रिड वेराइटी के लिए 100 से 125 ग्राम पर हेक्टेयर है। मैं आपको वो कॉम्पिटिटिव बुक वाली भी लिखवा देता हूं, एज पर दी कॉम्पिटिटिव बुक, वो भी यहां पर आप लिख लीजिए, नहीं तो बेवजह बाद में फिर कंफ्यूजन होंगे। तमाम तरह की आपको कॉम्पिटिटिव बुक मिल जाती हैं, उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो सीड रेट है वो अलग है। नॉर्मल जो है वो 300 से लेकर के 400 ग्राम, मतलब 350 से लेकर के 400 ग्राम है। नॉर्मल सीड रेट कितनी है? 350 से लेकर के 400 ग्राम पर हेक्टेयर है, ये नॉर्मल के लिए है। और हाइब्रिड के लिए कितनी है? 100 से लेकर के 150 ग्राम पर हेक्टेयर, ये हाइब्रिड के लिए है। ये कॉम्पिटिटिव बुक के अकॉर्डिंग है। और यहां पर ये जितना भी डाटा मैंने आपको दिया है ये एज पर दी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्योंकि सीरीज अपनी वही है तो उस पर ही फोकस हमको करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्पेसिंग की बात करें रेज बेड सीड मेथड में, जो रिकमेंडेड स्पेसिंग रहती है वो 60-30 रहती है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग रिकमेंडेड स्पेसिंग 60-30, यानी कि 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, इतनी स्पेसिंग हमको रखनी है। ठीक, और फ्लैट बेड एंड रेज्ड बेड मेथड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पर एनपीके, तो एनपीके आप यहाँ पर हाइब्रिड का याद रखिए, क्योंकि हाइब्रिड का ही इंपॉर्टेंट है। आजकल हाइब्रिड का ही सीड रेट अपन लोग यूजली कर रहे हैं। वेजिटेबल में ऑलमोस्ट हर जगह पर आप देखोगे F1 हाइब्रिड ही चल रहा है। तो यहाँ पर हाइब्रिड है 180, 120, 150, 180, 120 और 150 kg पर हेक्टेयर, ये एनपीके दिया गया है। फिर इसके बाद हम बात करें इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन, इंटरकल्चर, तो इंटरकल्चर में तमाम तरह की चीज़ें, जैसे कि एक इसमें स्टैकिंग की जाती है। स्टैकिंग बहुत ज़रूरी है, पॉली हाउस में कर रहे हो तो वहाँ पर भी स्टैकिंग है, ऑन फील्ड भी हमको स्टैकिंग यहाँ पर करनी पड़ती है। स्टैकिंग का मतलब होता है सहारा देना। तो स्टैकिंग बेसिकली हम लोग या तो बेम्बू से कर सकते हैं, ज़्यादातर गाँव के जो लोग हैं वो बेम्बू का ही इस्तेमाल करते हैं, भाई लकड़ी से सहारा दे देते हैं। इसके अलावा कैशियोराइना से दे सकते हैं, यूकैलिप्टस से दे सकते हैं, कैशियोराइना से, यूकैलिप्टस से दे सकते हैं। GI वायर जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं लोग बाग, उससे दे सकते हैं। तो जो कैशियोराइना और यूकैलिप्टस की जो लकड़ियाँ होती हैं, स्टिक होती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेम्बू स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और GI वायर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग ये होती है बोरोन की कमी से, बोरोन डेफिशिएंसी। तो बोरोन की कमी से होती है यहाँ पर फ्रूट क्रैकिंग। एक है ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट, ये ब्लॉसम एंड रॉट, इसकी भी बात कर लो। ब्लॉसम एंड रॉट बेसिकली कैल्शियम की कमी से होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी।
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टमाटर के अंदर फ्रूट क्रैकिंग किससे होती है, ब्लॉसम एंड रॉट किससे होता है, एक पफीनेस होता है, पफीनेस, ये पफीनेस होता है ड्यू टू दी पुअर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जब बेकार हो रहा हो तो पफीनेस हो जाता है। इसके अलावा एक होता है सन स्कैल्ड, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, एक पॉपुलर इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है सन स्कैल्ड। ये जब हाई टेम्परेचर पर फ्रूट एक्सपोज कर जाए, एक्सपोजर ऑफ द फ्रूट एट हाई टेम्परेचर, यूजुअली टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल जाए, तब यहाँ पर अपनी सन स्कैल्ड हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें ब्लॉची राइपनिंग, ब्लॉची राइपनिंग जो है ये पोटेशियम की कमी से होता है, पोटेशियम डेफिशिएंसी, ब्लॉची राइपनिंग पोटेशियम की कमी से होता है। तो ये इसके अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए। बीमारियों की बात करें तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बीमारी है, वो है लीफ कर्ल। बस एक ही बीमारी है, सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज है लीफ कर्ल, जो कि एक वायरल डिसीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस भी कौन सा भाई, जो बीमारी होती है उसी से बना देते हैं, वायरस का नाम भी लीफ कर्ल वायरस। ये तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फिर वेक्टर में, क्योंकि वायरस में एक राहत तो ये मिल जाती है कि अपन को कॉजल ऑर्गेनिज्म याद नहीं करना, लेकिन दूसरी राहत ये है, मतलब दूसरी मुसीबत ये है कि उसमें वेक्टर याद करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर वेक्टर है वाइट फ्लाई, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, IMP लगा दीजिए। तो वेक्टर क्या है यहाँ पर भाई, वाइट फ्लाई वेक्टर है। और एक इंसेक्ट याद कर लीजिए, बस काम हो गया आपका। इंसेक्ट कौन सा, फ्रूट बोरर इंसेक्ट, ये याद रखो बस आप। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ये हो गया भाई इसका इंसेक्ट। एक ये इंसेक्ट याद रखो, एक ये डिसीज याद रखो। ये कहानी खत्म होती है अपनी टमाटर की। अगला लेक्चर जल्दी ही आएगा, जल्दी ही क्या, सेम टाइम पर डेली 5 बजे एक लेक्चर आपका अपलोड होगा इस निचोड़ सीरीज का। तो 5 बजे रेडी रहा करो, 5 बजे आपको लेक्चर मिल ही जाएगा और डेली मिलेगा। तैयारी करते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब तो मैंने ये हर वीडियो के अंदर कहना शुरू कर दिया है। तो आप लोगों के भले की चीज़ें होती हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँचे और वो इसका एडवांटेज ले। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।